हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग फ्री यूट्यूब सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये आपके यूट्यूब सीरीज़ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली अम्ल, क्षार एवं लवण का पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चूँकि हम लोग ये क्रैश कोर्स की तरफ पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में ख़त्म कर रहे हैं हर चैप्टर को। तो मैं भी इसका पीपीटी अभी बना के रखा हूँ, इसको भी शॉर्ट में ख़त्म किया जाएगा आधा घंटा के अंदर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि अम्ल हम किसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अम्ल क्या है आखिर। देखते हैं कि अम्ल क्या है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अम्ल क्या है, तो हमने यहाँ आपको पीपीटी में दिया है, लिखा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं जल में घुलकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है एवं जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। तो इससे आपको दो मेन चीज़ें याद रखनी है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और दूसरी चीज़ है कि ये जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये दो चीज़ें कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, तो आप बताइए खट्टा। और दूसरा पूछ सकता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और तीसरा इसमें से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो है कि अम्ल का pH मान होता है, तो पूछ देगा 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 7। तो आप इसका क्या टिक मारेंगे कि 7 से कम होता है। और एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है, जैसे इसमें जैसे अम्ल का एग्जाम्पल आएगा HCl, H2SO4, HNO3। तो ये भी पूछ सकता है इसमें से कोई एक देकर कि ये जैसे पूछ देगा कि HCl है, नीचे दे देगा अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा कि अम्ल है। तो चलिए आपको अब क्षार का डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर क्षार क्या है। तो चलिए बताते हैं कि क्षार क्या है। ये रहा क्षार आपका। तो इस परिभाषा के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है एवं जल में घुलकर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसका मान 7 से अधिक होता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है NaOH। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो OH- आयन प्रदान करता है। और तीसरा इसमें से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो है इसका pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। और एग्जाम्पल में आपको पूछ सकता है कि NaOH क्या है, तो आप मारेंगे क्षार है। तो ये आप देख लिए कि क्षार क्या है। अब क्षार देख लिया आप, अब चलते हैं हमको तीसरे आपका जो ये डिफिनीशन है कि लवण। लवण आप किसे कहेंगे? तो चलिए देखते हैं कि आप लवण किसे कहेंगे। तो डिफिनीशन के अनुसार अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका pH मान फिक्स नहीं होता है। इसे कहने का मतलब है कि अम्ल एवं क्षार, यानी कि अभी ऊपर आप जो देखे थे अम्ल का डिफिनीशन देख लिया और क्षार का डिफिनीशन देख लिए। तो अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? लवण का। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो आप ऑब्जेक्टिव में मारेंगे लवण का। और दूसरा जो इसमें बनता है कि लवण का pH मान क्या होता है? लवण का pH मान क्या होता है? तो आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। एक NaCl ही एक ऐसा नमक है जिसका pH मान 0 होता है। बाकी सबका कोई अम्लीय लवण होता है, कोई क्षारीय लवण होता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। NaOH क्या है? एक क्षार है। HCl का है, एक अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl लवण बना रहा है और H2O दे रहा है, यानी कि NaOH और HCl मिलकर NaCl और H2O बना रहा है। तो NaOH जो है वो एक क्षार है और HCl जो है एक अम्ल है और NaCl क्या है? एक लवण है और H2O क्या है? जल है। तो इसी को कहा जाता है इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको अगर पूछ देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे
अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से आपका तो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। और दूसरा, जैसे 2 नंबर पे, ये 2 नंबर का सवाल इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता है। जैसे 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है आपको कि अम्ल का डिफिनीशन दे, अम्ल का परिभाषा लिखें, उदाहरण सहित अम्ल का परिभाषा लिखें, या उदाहरण सहित क्षार का परिभाषा लिखें, या फिर उदाहरण सहित लवण का परिभाषा लिखें। तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें लवण वाले में ही मैंने आपको एक और टॉपिक क्लियर करवा दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो आप ये लिख देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये वाला आप उसको एग्जाम्पल उसमें लिख देंगे। और इसमें यहाँ मैंने एक और आपको टिक करके यहाँ बताया है कि जल का pH मान कितना होता है, 7। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में। तो इस पर आप खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि सूचक क्या है। सूचक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सूचक के विषय में हम लोग चलो कुछ जान लेते हैं। तो सूचक क्या होता है आखिर। तो सूचक, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सूचक क्या है। इस टॉपिक का नाम है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सूचक तथा इस पर अम्ल क्षार एवं लवण का प्रभाव। यानी कि सूचक कोई भी हुआ, सूचक तो जान लेंगे इसका डिफिनीशन, और इसमें जान लेंगे कि सूचक के ऊपर अम्ल और क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले सूचक क्या होता है। तो सूचक वह पदार्थ, वह चीज़ होता है जिसकी सहायता से हम अम्ल क्षार एवं लवण की पहचान करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। यानी सूचक क्या है, जिससे हम अम्ल क्षार का पता लगाते हैं, उसे ही हम सूचक कहते हैं। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, सॉरी 2 नंबर वाले में पूछता है अक्सर आपको कि सूचक किसे कहते हैं। और उदाहरण भी पूछता है। तो उदाहरण में सूचक का उदाहरण आ जाता है आपका लिटमस, फिनोल्फ्थीलीन, बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म करें समय पे। तो मेन जो आपका मुख्य है, मतलब एग्जाम अभी से ये बहुत बढ़िया है कि सूचक आप लिख देंगे और इसके एग्जाम्पल में एक डाल देंगे उदाहरण में, जैसे में लिटमस। तो अब हम लोग सूचक के प्रकार के बारे में पढ़ें कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो एक लिटमस आ गया, जिसके विषय में अभी हम देखते हैं कि लिटमस किसे कहेंगे। तो लिटमस क्या है। तो लिटमस एक प्रकार का सूचक है। पहले ये लिखेंगे लिटमस किसका प्रकार है, लिटमस क्या है। तो लिटमस एक प्रकार का सूचक है जो थैलेफाइटा समूह के, लीचेन नहीं है, सॉरी यहाँ लाइकेन है, लाइकेन होता है, ऐसे लिखा जाता है लाइकेन, लाइकेन। तो ये सूचक क्या है, सूचक जो है एक प्रकार का, ये लिटमस क्या है, एक प्रकार का सूचक है जो कि थैलेफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से, यहाँ गलत है, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक, ये समझ लिया आप। अब इस पे हम देखेंगे कि अम्ल क्षार एवं लवण का प्रभाव कैसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और सूचक का प्रकार आता है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। वो दूसरा है कि गंधीय सूचक क्या होता है। ये भी बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा है। एक तो सूचक क्या होता है, या फिर पूछ दे सकता है कि ये गंधीय सूचक क्या है, या फिर पूछता है लिटमस पत्र को परिभाषित करें। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि लिटमस किससे निकाला जाता है। ऑब्जेक्टिव में इससे एक सवाल बना था, इससे पहले आपके PYQs में पूछा गया था कि लिटमस किससे निकाला जाता है। तो आप मारेंगे लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से। ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं फिलहाल कि गंधीय सूचक किसे कहेंगे। तो गंधीय सूचक वैसे सूचक हैं जो अम्ल या क्षार की प्रकृति पाकर अपना गंध बदल देते हैं। मतलब कहने का मतलब है ना कि गंधीय सूचक वैसे सूचक होते हैं जैसे उसमें अम्ल डाल दिया जाए तो उसका अलग गंध, आपको जब सूंघेंगे तो आपको अलग गंध, अजीब दूसरे तरह का गंध आएगा। और क्षार जब उसमें डालेंगे तो आप एक दूसरी तरह का गंध आपको महक में आएगा। तो ऐसे ही सूचक को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, अगर प्याज को आप कूच कर उसको पूरा ग्रेवी जैसा बना ले, उसको ऐसे कर ले पूरा, तो आप देखेंगे कि, और उसमें जब अम्ल डालेंगे तो एक अलग प्रकार का सुगंध आएगा, और क्षार डालेंगे तो उसमें अलग प्रकार का सुगंध आएगा। ऐसे ही सूचक को गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक में आप ये डिफिनीशन लिख देंगे और ये एग्जाम्पल लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं लिटमस पत्र पर अम्ल एवं लवण का प्रभाव क्या होता है, उसको देखते हैं अभी हम। तो लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रभाव क्या होता है। तो लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रभाव देखिए क्या होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या है,
अम्ल अगर नीला लिटमस पत्र है, अगर आपके पास नीला लिटमस पत्र लेते हैं तो अम्ल को उस पर डालेंगे तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल। और क्षार को लाल लिटमस, अगर आपके पास लाल लिटमस पत्र है तो क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला। तो ये आप बार बार भूल जाते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है, लाल। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल और क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसके लिए कि आप भूल ना जाए, मैंने एक इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया है, अनिल मैंने बनाया है, जिसका ये इसका शॉर्ट में कि ताकि आपको भूल ना जाए। अनिल का मतलब अ से हो गया अम्ल, न से हो गया नीला और ल से हो गया लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये मैंने आपका शॉर्ट बनाया है अम्ल का प्रभाव लिटमस पत्र पर अम्ल के प्रभाव के लिए, और लिटमस पत्र पर क्षार के प्रभाव के लिए मैंने एक बनाया है छलनी। तो इसे यहाँ इस छलनी का ये शुद्ध मीनिंग नहीं देखना है, हम ट्रिक के लिए पढ़ रहे हैं। तो छ से होता है क्षार, ल से होता है लाल, न से होता है नीला, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, तो इससे आप याद रखेंगे। मैंने इसको बनाया है अपने से, खुद का ही मैंने बनाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल एवं अम्ल क्षारक धातु का अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो क्षारीय धातु होते हैं उस पर कैसे अभिक्रिया करता है। तो अम्ल क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा मायने है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव तगड़ा है ना तो आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में। तो ये ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना होगा आपको एक एक लाइन पे, और इसको याद भी करना, क्योंकि 2 नंबर में पूछ सकता है सर। ये अक्सर, ये तो खैर 2 नंबर में बहुत कम चांसेस है कि पूछेगा, लेकिन ये इसका पूछ सकता है कि अम्ल क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस का निर्माण होता है। ये ऐसे पूछ जरूर सकता है कि अम्ल ऐसे भी पूछ सकता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करता है। दे देगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप क्या मारिएगा, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए इसका मैं अभिक्रिया देखता हूँ कि अभिक्रिया कैसे करता है। तो देखिए, ये जो है अम्ल धातु से अभिक्रिया क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये अक्सर तो ये तो नहीं पूछेगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, ये तो अक्सर नहीं पूछता है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस। ये आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल धातु का कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कैसे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है। ये हमको देखना है कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो धातु के कार्बोनेट का क्या होता है सूत्र, कि CO3-। कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3-। ये आपका कार्बोनेट है और ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब ये बोल रहा है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोनेट है ना, अगर इसमें आप, ये कार्बोनेट जो है, अगर इसमें आप कोई धातु इसके आगे लगा देते हैं, जैसे मान लिए यहाँ लिख लिए सोडियम, इसका Na डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का कार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ मान लिए पोटासियम लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पोटासियम का कार्बोनेट हो जाएगा। यानी कि ये जो भी है ना नीचे, जैसे ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट के आगे अगर कोई भी हम लोग धातु लेते हैं ना, मेटल, कोई भी धातु इसके आगे लिख देंगे तो वो उस धातु का कार्बोनेट हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसके आगे भी कोई अगर हम धातु लगा देते हैं, यहाँ जैसे पोटासियम लिख दिए, तो वो पोटासियम धातु का ये कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। और यहाँ पोटासियम लिख दिए तो ये पोटासियम का कार्बोनेट हो जाएगा। और यहाँ पोटासियम लिख दिए तो पोटासियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। अगर यहाँ इसके आगे हम सोडियम लिख दिए तो ये सोडियम का कार्बोनेट हो जाएगा। और इसके आगे अगर हम सोडियम लिख दिए तो वो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आप इसको समझने से पहले हाइड्रोजन मेटल का कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ लिए। तो देखिए अब जो हम आपको बताना था, जो बहुत ज़रूरी है, कि अम्ल धातु के कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं।
तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत, ये है यहाँ दिखाते हैं आपको हम, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण CO2 एवं जल बनाते हैं। यानी कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि CO2 3- और HCO3- दोनों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और CO2 बनाते हैं। यानी कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्टिव एक आपको आ सकता है कि अम्ल धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है। और जो मुख्य बात है ना कि वो गैस बनाता है, वो गैस का क्या नाम है, CO2। तो आपका यहाँ एक ऑब्जेक्टिव राइज होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे ना कि अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन सी गैस बनाता है, तो CO2 बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करता है, तो CO2। या फिर पूछेगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करता है, तो वो है गैस CO2। ये आपका 2 नंबर के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपका बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल हम। अब देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है। तो जो हम लोग यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे थे, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला था, वो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये लवण और CO2 और H2O बनाते हैं। तो ये इसका मैंने ये एक इक्वेशन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको नहीं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी इस क्रैश कोर्स में आपको अभी सिखा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप उसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर भी लेकिन मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आप ध्यान रखें, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये पूरा श्योर शॉर्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को आप समझिए। तो ये मैंने इसका इक्वेशन बनाया है कि जैसे धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, CO2 गैस और जल बनाते हैं। ये आप बस इतना ही था इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य रूप क्या हैं। ये मैंने आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य रूप, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 होता है, उसका अन्य रूप जो है चौक है, संगमरमर है, चूना पत्थर है। क्योंकि मैंने इसको इसलिए इम्पोर्टेंट लिख रखा है ना कि इससे पहले प्रीवियस ईयर में, मतलब कि इससे पहले जो आपका बोर्ड परीक्षा हुआ था आपके सीनियर लोग का, तो उसमें इसने पूछ रखा था कि संगमरमर है, चाहे ये पूछ रखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक उदाहरण है, तो उसमें दे दिया था संगमरमर, या फिर दे देगा चूना पत्थर। इसका ऑब्जेक्टिव का पूछने का तरीका भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। वो कैसे पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण है, चौक दे देगा, संगमरमर दे देगा, चूना पत्थर दे देगा, कोई एक दे देगा या फिर तीनों दे देगा और इसमें लिख देगा इनमें से सही, इनमें से सभी। तो आप उसका अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। या फिर पूछ देगा संगमरमर किसका अन्य रूप है, और नीचे दे देगा कैल्शियम, हाइड्रोजन, लिथियम, कुछ भी दे सकता है एक सही आंसर, सही विकल्प के अनुसार अलावा। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का क्या अभिक्रिया होता है। तो चलिए देखते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड आप समझते हैं ना, बताते हैं धात्विक ऑक्साइड आप किसे कहेंगे। अगर कोई भी धातु, मान लीजिए मेटल है, धातु को हम M से दिखा रहे हैं, इसको इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। अगर कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। यानी कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। वो धातु रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ये जो धातु का ऑक्साइड बना रहा है ना, उसी को मेटल ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। ये समझ लिया आप बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए देखते हैं आखिर हम कि हम लोग को धात्विक ऑक्साइड जो इसमें समझना आपको ज़रूर था, क्योंकि जब तक आप इसमें का छोटा से छोटा पॉइंट नहीं समझेगा ना, आगे कैसे समझिएगा। तो ये कह रहा था कि धात्विक ऑक्साइड, ये मैंने बता दिया आपको। तो धात्विक ऑक्साइड जब समझ लिया आप, तो इसमें आपको देखना है कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल, उस पर अम्ल डालेंगे या उसकी अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं।
कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, कोई इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैं बताऊंगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप बस देख लेना एक बार, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सर। तो धातु की ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो यहाँ इसका मैं ये भी देख लीजिए, इसका इक्वेशन, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, लवण और जल। जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, धात्विक ऑक्साइड, जैसे ये मेटल MgO2 है, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड, इसमें धातु कौन सा है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, यानी कि ये मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड है जो कि HCl एक अम्ल है। HCl मैंने आपको उधर अम्ल का जब डिफिनीशन पढ़ाया था तो बताया था कि HCl क्या है, अम्ल है। तो ये मेटल का ऑक्साइड है MgCl2 जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, और ये HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, ये एक अम्ल है। ये मिल के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O जल बना रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्या हुआ यहाँ पे, लवण, और ये जल क्या हुआ, तो जल। तो यही कहा जाता है कि मेटल का ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये आप समझ लिए। अब चलिए आगे चलते हैं कि क्या है, देखते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ एक नोट लिख के रखा है, वो नोट है कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। मैंने इसलिए नोट रखा है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन मैंने देखा है और जिस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको पॉइंट में लिख लिया है, ताकि चूँकि शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख रखा है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी कि अधात्विक ऑक्साइड, यानी अधात्विक का मतलब समझिए कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, लेकिन ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब होता है कि अधातु, अधातु का जो भी ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा, और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसी के विपरीत अधातु अगर हो, यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के और यहाँ लिख दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कि pH मान इसका इतने से कम होता है, इतने से ज़्यादा आता है, तो आखिर pH मान हम लोग मापते कैसे, निकालते कैसे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर pH मान क्या होता है, कैसे होता है। तो pH मान को नापने के लिए ना हम लोग एक स्केल का प्रयोग करते हैं जिसे pH स्केल कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं कि डिफिनीशन फिलहाल क्या है। तो इसका उपयोग हम कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए करते हैं। यानी कि pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, मतलब कि इसका पता लगाने के लिए कितना ज़्यादा है, यानी कि प्रबल है कि दुर्बल है, कैसा है, इसके लिए हम लोग pH स्केल का उपयोग करते हैं। तो देखिए बताते हैं, pH स्केल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें यहाँ 0 से 14 तक नंबर लिखा हुआ है अभी। तो अब बताते हैं, ये जो 7 है ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ 7 न तो क्षारीय है और न तो अम्लीय है। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई पदार्थ न तो क्षारीय है न ही अम्लीय है तो उसका pH मान होगा, तो आप बोलेंगे कि 7, यानी कि 7 होगा। तो इसीलिए जल आपको ना कि क्षारीय लगता है और ना ही अम्लीय लगता है, शुद्ध जल, ये नहीं कि उसमें कुछ आप मिलावट कर दिए हैं, मिलावट वाली चीज़ें यहाँ की गिनती नहीं होगी। शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे के बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बार आ चुका है और ये आने की संभावना बनी रहती है। और 7 से नीचे जो भी होगा ना, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इतना अगर pH स्केल पर रहेगा तो अम्लीय होगा। जैसे इसमें से कोई दे देगा 3, pH स्केल पर 3 अंक क्या बताता है, वो अगर pH स्केल का मान 3 है तो वो पदार्थ होगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो आप मारिएगा अम्लीय। 7 से नीचे कोई भी मान दिया हो ना तो मानिएगा अम्लीय। और जैसे जैसे हम लोग, और 7 से इधर जो होगा ना वो कैसा होगा, क्षारीय होता जाएगा। pH इसमें भी वैसा ही ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अगर pH स्केल पर किसी पदार्थ का मान 11 है तो वो पदार्थ होगा अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। तो आप क्या बोलिए कि क्षारीय होगा। अब इसमें ये pH स्केल कैसे काम करता है, तो देखिए जैसे 7 के नीचे इधर जाते जाएंगे ना, 7, 6, 5, 4, 3 घटते क्रम में इधर आएंगे ना, तो जितना घटते क्रम में नीचे आएंगे उतना अम्लीयता बढ़ते जाएगा ना, बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे 7 के इधर जाते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे बढ़ते क्रम में 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो उतना ही वो क्षारीय होता जाएगा। तो अगर दे दिया कि किसी pH स्केल पर 1 निर्देशित करता है तो उसमें दे देगा
अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर प्रबल अम्लीय। तो ये एक का मतलब क्या है पीएच स्केल पर कि बहुत ज़्यादा अम्लीय है। जितना जितना इतना घट रहा है उतना ही अम्लीयता बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर वो पदार्थ, अगर कोई नोटेशन है, पदार्थ का वैल्यू पीएच मान 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पदार्थ का बहुत ही अम्लीय, बहुत ज़्यादा अम्लीय है। जैसे इसमें आपका पेट का अम्ल, जो जठर अग्नि का जो आपका अम्ल होता है, पेट में अम्ल जो होता है जिसको खाना पचाने में उपयोग में लाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जठर रस जो होता है आपका पेट में, वो एक किस प्रकार का अम्ल है, तो प्रबल अम्लीय है, प्रबल अम्लीय आप मारेंगे। वैसे ही इधर है, जितना आप इधर बढ़ते जाइएगा ना उधर उतना आपके क्षारीयता का गुण बढ़ता जाएगा, उतना क्षारीय होता जाएगा। तो ये पीएच स्केल है, और पीएच स्केल 2 नंबर में आ सकता है। ये आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा पीएच स्केल को। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। तो आपका आगे है कि दैनिक जीवन में हमें पीएच स्केल का क्या महत्व है। तो देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग का पीएच स्केल कहाँ कहाँ महत्व रखता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का जो हम लोग का महत्व है, तो दैनिक जीवन में क्या होता है कि कभी कभी अम्लीय वर्षा हो जाती है। ये तो नहीं पूछ सकता कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पूछ भी सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये पूछ चुका है एक बार कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा वो होती है ना जब हमारे वायुमंडल में बहुत से प्रदूषण बढ़ जाती है, प्रदूषण बढ़ जाते हैं, उसके कारण जब वर्षा होती है ना तो अम्लीय वर्षा होती है, उसमें अम्ल का प्रभाव रहता है। और अम्लीय वर्षा होने के कारण बहुत ही इसके दुष्प्रभाव है। फसलें जल जाती है, अगर चमड़ी पर पड़ेगा तो आपका चमड़ा जल जाएगा, बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाएंगी आपको, ये होता है अम्लीय वर्षा में। तो ये इसका डिफिनीशन पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। और पीएच का महत्व एक है कि मिट्टी का पीएच, अगर आपका मिट्टी का पीएच बढ़िया है, पीएच मान जिसका मिट्टी का भी पौधे को उगाने के लिए पीएच का एक निर्धारित वैल्यू होता है, अगर उस निर्धारित वैल्यू पे है तो बढ़िया से आपका पौधा उगेगा। और तीसरा पीएच का मान क्या, पीएच का वैल्यू क्या, अच्छाई क्या होता है। अभी आपको बताया था कि पाचन तंत्र में पीएच का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि पाचन तंत्र में जो हम लोग का पीएच होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, कम होता है, 1 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, जो कि जठर अग्नि में होता है आपका। तो आपको दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में यही 3 टॉपिक जाना था कि अम्लीय वर्षा, मिट्टी का पीएच और पाचन तंत्र में इसका उपयोग है। तो चलिए अभी आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम लोग को देखना है ना विरंजक चूर्ण के बारे में। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये पदार्थ हैं जो कि काफ़ी हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है और पढ़ना है, ये आप ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। विरंजक चूर्ण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछ चुका है। आप इससे पहले बार भी पूछा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बता रहा हूँ। विरंजक चूर्ण तथा इसके उपयोग। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ये पहले इसमें लिखा गया है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना जिसका फार्मूला होता है CaOH2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला, पूछ सकता है कि शुष्क बुझे हुए चूना का फार्मूला होता है, तो आप लिखेंगे CaOH2। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है ना तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये भी पूछ सकता है आपका इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है या फिर विरंजक चूर्ण क्या है। तो आप ये डिफिनीशन में लिखेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपकी अभी ये रिएक्शन देख लेंगे, CaOH जो कि शुष्क बुझा हुआ चूना है और Cl2 जो कि क्लोरीन गैस है, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। तो यही विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो आप लिखेंगे CaCl2। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि याद होना चाहिए, जैसे ये एक बुझा हुआ चूना और विरंजक चूर्ण, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम इसका उपयोग देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो जो आपका विरंजक चूर्ण का उपयोग है, पहला उपयोग है कि कपड़े को विरंजित करने में। विरंजित करने का मतलब है कपड़ा का रंग उड़ा देना। बोलते हैं ना आपका मेरा कपड़े का रंग उड़ गया है, यानी कि आपका कपड़ा विरंजित हो चुका है। तो कपड़े के रंग को उड़ाने में विरंजक का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। उपचायक हम इससे पहले आपके इसमें पढ़ा चुके हैं, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा चुके हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाला चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इसका एक पहला ये हो गया, और अपचायक के रूप में होता है। अब पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए होता है ये। इसका उपयोग हम लोग पीने के पानी के रूप के, पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। अगर पीने का पानी शुद्ध करना है हमको तो इसमें क्या मिला देंगे, विरंजक चूर्ण CaCl2 मिला देते हैं। तो आपका इसका ये याद होना चाहिए। और
ये 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग का जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा किसे कहेंगे हम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये भी पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप बोलिएंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaCO3। और इसका अभिक्रिया है जो बेकिंग सोडा बनता कैसे है देख लेते हैं। ये क्लोरीन गैस नमक है NaCl, और ये H2O जल है, और CO2 है, और NH2। इतना चीज़ को मिलाते हैं ना तो NaCl और बेकिंग सोडा बनता है। ये देख लिए। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेकिंग सोडा का उपयोग, ये नहीं पूछेगा कि आपकी बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है ये पूछेगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, 2 नंबर में पूछता है। तो बेकिंग सोडा का पहले खाना बनाने में करते हैं, खाना चाहे बेकिंग सोडा डाल, जिसको आप खाने वाला सोडा बोलते हैं ना, इसी को खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाना मिला देते हैं क्या, तब बढ़िया मुलायम बनता है। तो इसका उपयोग खाना बनाने में होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, इसको अगर आप घोर के पी लेते हैं ना तो आपका अगर एसिडिटी हुआ रहता है, पेट में अम्लीयता हो जाती है तो ठीक हो जाता है। अगर अग्निशामक में होता है, अग्निशामक किसे कहते हैं, जो हम लोग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए उपयोग करते हैं ना, उसको अग्निशामक बोलते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं कि धोने का सोडा क्या होता है। धोने का सोडा, इसका जो कि फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला, ये 3-4 फार्मूले आपको याद करने हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। धोने का सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2 होता है। और इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज़ के उद्योगों में होता है, बोरेक्स के उत्पादन में होता है, बोरेक्स एक पदार्थ उसके उत्पादन में होता है, साफ सफाई में भी इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग एक और उपयोग है जो कि जल की कठोरता को हटाने में होता है। तो ये आप देख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका, इसको देखना है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और कैसे बनता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ना, ये बनता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी का रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो सूत्र है CaSO4.12H2O, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए CaSO4.10H2O H2O, तो ये बनता है CaSO4.2H2O, जिसको जिप्सम बोलते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है, इसकी भी अभिक्रिया बता। ये पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये जिप्सम कैसे बनता है। ये जब हम परीक्षा दिए थे 2022 में, तब ये पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इससे जिप्सम कैसे बनता है। तो ये आप डिफिनीशन ये लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 73 डिग्री गर्म करने पर कैल्शियम अर्धहाइड्रेट बनता है, और ये जो है इसको जिप्सम बनता है। ये आप समझ लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और इसमें बता देता हूँ कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन क्या क्या है। तो देखिए ऊपर से मैं आपको इम्पोर्टेंट बताते आ रहा हूँ। ये अम्ल क्षार में बस ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से जो भी आना होगा आएगा, और बाकी जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इधर नहीं है। एक सूचक आप ध्यान में रखेंगे, और दूसरा है लिटमस है, ये इम्पोर्टेंट है। एक गंधीय सूचक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अम्ल का क्षार का प्रभाव इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये pH स्केल का आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे इस चैप्टर का। और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। और ये विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये तीनों की चीज़ का उपयोग और कैसे बनता है ये आप याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोगों ने ये चीज़ छोड़ दिया था कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौना बनाने में, और सतह को चिकना बनाने में। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। और आप कमेंट, आपका एक पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको एक वीडियो कैसी लगी, और कहीं गलती हो रही है, यानी वीडियो में कोई भी अगर दिक्कत दिख रहा है आपको, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। फिर कोई भी आगे टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो भी टॉपिक कमेंट कर सकते हैं कि रोहित पांडे ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं है, आप कर दीजिए, मुझे बता दीजिए।
तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।